और चैंपियन क्या हाल चाल। तो इस सेशन में आपको पता लगने वाला है कंप्लीट डिटेल्ड 2 ईयर का रोड मैप फॉर योर आईआईटी, जिसके चलते रहते आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे और आप अपना ड्रीम आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर पाएंगे। किन 4 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, सीधे उनकी बात करते हैं। पहले सबसे पहली बात, गेट योर बेसिक्स ऑफ जेई प्रेपरेशन करेक्ट। भाई आप नए 11th में आए हैं तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा कि यार जेई प्रेपरेशन होती क्या है, कैसे की जाती है। सेकंड, प्रिपेयरिंग फॉर 2 years एंड नॉट जस्ट 1 year। थर्ड, knowing the key fact that average made topper use। ये बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है, बट इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम जैसे मैक्सिमम बच्चे एवरेज ही होते हैं, राइट। वो थोड़ी सी अलग कैटेगरी होती कुछ अलग बच्चों की, भैया मैं नहीं जानता क्योंकि मैं खुद एक एवरेज बच्चा था। तो ये पॉइंट हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट, क्लास 12 का रोड मैप फॉर टॉप रैंक। इन चारों की बात होगी, डिटेल में बात होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और अटेंटिव रहना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप काफी पॉइंट्स बताऊंगा जो एक एक चीज में दिमाग में रखनी होगी, ताकि पूरे सेशन से आप एक पूरी वैल्यू लेके जा पाए। और हाँ भैया, आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है बिना ज्ञान के। तो भाई अच्छे से पूरा देखना, हर एक पॉइंट आगे जाके लिंक होने वाला है, तो ही आप सब कुछ जान पाएंगे। वैसे बाय द वे, जो नए बच्चे हैं बता दूं, मेरा नाम अरविंद कालिया सर है। बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे भाई कह के बात कर सकते हो, राइट। अब तुम नए नए आ रहे हो ना, 11वीं में हुए हो, बड़े हो रहे हो, इस चैनल पे शायद पहली बार आए होगे, तो इस करके मैं सोचा बता ही देता हूँ। तो चलो स्ट्रेट अवे बात करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आईआईटी के बारे में जान लेते हैं, जेई एडवांस के बारे में जान लेते हैं कि भैया सिस्टम क्या है। जेई मेन की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ सालों का ट्रेंड दिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं जेई मेन में। इस बार 2024 में तो 14 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए थे, जिनमें से आपके पास करीबन 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है जेई एडवांस के लिए। ये 2.5 लाख जो टॉप के बच्चे होते हैं वही जेई एडवांस दे पाते हैं, बाकी नहीं दे पाते। इनमें से फर्दर अपीयर इतने होते हैं, करीबन 1.25 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है। क्वालिफाई तो कर गए, अब जेई एडवांस में अपीयर कितने हुए। एंड फाइनली जो कहानी 10 लाख के ऊपर से शुरू हुई थी, वो खत्म होती है जाके अराउंड 40,000, करीबन 40,000 बच्चों का रैंक निकाला जाता है आईआईटी में। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कि हमारा जेई एडवांस क्लियर हो गया है, अभी आईआईटी नहीं मिला है। आईआईटी मिलने के लिए भैया इसमें से और थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। सर फिर रैंक आने का मतलब क्या है? वेल, जेई एडवांस में आपका रैंक आया है, मतलब आपने कट ऑफ्स क्लियर कर लिए हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करें, यहाँ कुछ सालों का ट्रेंड दिया है, मैं आपको 2023 का बताता हूं। सब्जेक्ट वाइज आपको, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, सीआरएल, यहां पे हर एक कैटेगरी का लिखा हुआ है। आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 8 नंबर तो लेने थे। अगर पीसीएम किसी में एक में भी अगर 8 से कम नंबर थे तो आपका जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ। तो मिनिमम हर एक सेट में 8 तो लेने पड़ेंगे। बट क्या तीनों में 8-8 लेके क्लियर हो गया? नहीं बेटा, 24 नंबर पे क्लियर नहीं। एक टोटल मार्क्स का भी कट ऑफ आपको क्लियर करना है, जो कि लास्ट ईयर था 86। तो 86 मार्क्स अगर आपके टोटल हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 8 से कम नहीं है, तो आपका जेई एडवांस क्लियर है और आप यहां बैठे हुए हो कि आपका रैंक आ जाएगा। नाउ जब ये क्लियर हो गया, अब बात करते हैं भाई रैंक जो आते हैं सर, वो कंपैरेटिवली कितने मार्क्स पे कितना रैंक आ जाता है। तो यहां पे कुछ सालों का ट्रेंड दिया गया आपको, और यहां पे एवरेज की बात कर लेते हैं अब, राइट। पिछले 5 सालों का ट्रेंड। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक 1 की, तो वो करीबन 90% के आसपास आता है। और टॉप 100 रैंक की अगर बात की जाए तो वो करीबन 73-74% के आसपास आता है। मैं पहले बता दूं, ये सेशन इकलौता थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मे बी शायद 17, 18 या 20 मिनट्स के आसपास, बट इस सेशन में आपको हर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इन 2 साल में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है। ओके, कट ऑफ हो गया, मैप हो गया, रोड मैप हो गया, कैसे पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको स्किप कर सकते हो, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो ये एक वीडियो अपने पास सेव करके रख लेना, बता रहा हूं ये बहुत बार काम आएगी तुम्हारे पास। ओके, नाउ अगर बात करें, इसके बाद बात करते हैं 500 रैंक की। मैं 500 की या 1000 रैंक की बात करूं, 500 से 1000। 500 रैंक करीबन 60% और 1000 रैंक करीबन 55% पे आता है। मैंने सीधे यहां की बात क्यों की? क्योंकि ये वो परसेंटेज है जिससे आपका जो रैंक आएगा उसमें आपको टॉप 7 आईआईटीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीएससी मिल जाएगा। टॉप 7 आईआईटीज की बात कर रहा हूं। फिर हम बात करते हैं आगे, यहां से सीधे जाते हैं 2000 पे। तो 2000 की अगर बात करें, ऑल इंडिया रैंक 2000 करीबन 48% पे आता है। मैंने 2000 की बात क्यों की? ये आपको टॉप 7 आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस दिलवा देगा। ओके,
देन बात करते हैं इसके आगे 5000 तक की। 5000 की अगर बात की जाए ऑल इंडिया रैंक, तो करीबन 40% पे आपका 5000 रैंक बनता है। ये क्या है, आपको डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी अगर आप यहां पे आते हैं इन टॉप 7 IITs। अब बात करेंगे 10,000 रैंक की। यहां पे सब दिया है, मैं आपको मेन माइलस्टोन्स बता रहा हूं। अगर आपका रैंक 9000 से 10,000 के बीच में आता है, जो कि करीबन 30 से 32% के आसपास आता है, तो आपको जो टॉप 7 IITs के अगले IITs हैं उनमें डिसेंट ब्रांचेस मिल जाती हैं। इसके बाद फिर आप लास्ट ब्रांचेस में आना शुरू हो जाते हो। तो ये टॉप 10,000 रैंक के करस्पॉन्डिंग एवरेज कितने मार्क्स चाहिए होते हैं जेईई एडवांस के पेपर में, वो आपको बताया गया। देन अब आता है पहला स्टेप। देखो भाई, ब्रीफ आपको पता लग गया जेईई एडवांस क्लियर करने का मतलब क्या है, कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। रैंक कितने पे क्या आता है वो आपको आइडिया लग गया, ब्रीफ कितने रैंक पे डिसेंट सीट और टॉप सीट मिलती है वो आइडिया लग गया। अब थोड़ा इस रोड मैप की बात करें, है ना भैया, वहां पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले हमें अपने प्रेपरेशन के कुछ बेसिक्स करेक्ट करने होंगे। 2 ईयर रोड मैप, आप 10th से 11th में आए हो भाई, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं पहले से ही बता दूं ये चेंजेस आपको करने होंगे और आप पहले दिन से तैयार हैं, तो भाई आधा काम तो वहीं पे सिंप्लीफाई हो गया। तो आओ एक एक करके आपको सारे कंसेप्ट बताता हूं क्या क्या आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहली बात, इट इज नो मोर अ ट्यूशन, इट इज IIT कोचिंग। भाई 11th में ना तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी IIT कोचिंग है, तुम्हारा वर्स्ट एनिमी भी IIT कोचिंग है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब कुछ IIT कोचिंग में जाके पढ़ना होता है। इट इज नो मोर लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। आपके स्कूल में क्या था, ट्यूशन एक सपोर्ट सिस्टम थी, यहां पे ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये सब कुछ है भैया, यहीं पे पढ़ना है। बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि यहां पे आपको अच्छे अच्छे टीचर सब बढ़िया सब कुछ पढ़ाएंगे, एंड टू एंड पढ़ाएंगे। वर्स्ट एनिमी है क्योंकि यही कोचिंग आपको तंग करेगी, मॉक टेस्ट लेगी, आपके नंबर नहीं आएंगे, शायद आपके बच्चों से कंपटीशन भी होगा। तो जहां 10th तक ट्यूशन में कुछ होता नहीं था खास, बड़े प्यार मोहब्बत से बात चलती थी, यहां पे हर एक हफ्ते या एक ऑल्टरनेट हफ्ते पे आपका कंपटीशन होगा अपने सारे क्लासमेट से, और वहां पे आप देखेंगे कि आप कहां पे गिर रहे हैं, कहां पे उठ रहे हैं। इट इज गोइंग टू चेक यू each and every day. Then it is not about remembering and practicing certain methods or formula or question. भैया it is more, much more than that. आपको प्रॉपर कंसेप्ट सीखना होगा, इन डेप्थ पढ़ना होगा कोचिंग में। जो सर करवाएंगे, टीचर करवाएंगे, मैडम करवाएगी, वो सीख कर घर जाके उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि ये 10 क्वेश्चन कर लिए भैया पेपर में, ये इसमें से कुछ आएगा। नो, आपको खुद उस टॉपिक को तैयार करना होगा, बार बार सॉल्विंग करके बहुत सारे क्वेश्चंस की। देन इट इज नॉट अबाउट टीचर ने कितना करवाया, ना ना ना, इट्स अबाउट यू, तुमने कितना किया। भैया टीचर ने पढ़ा दिया, उसका काम खत्म, अब तुम्हारा काम है उसको तैयार करना। भैया दिस इज नॉट अबाउट स्टडिंग। ओके, मैं पहले बता दूं, एक लाइन दिमाग में रखोगे ना, तुम्हारी 2 साल की जर्नी बहुत कैंट रहने वाली बेटा। इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग। आपको चीजों को पढ़ना नहीं है, आपको उनको तैयार करना है। पढ़ा आपको टीचर देंगे, आपने समझ लिया, अब उसको तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, उसमें जितने क्वेश्चन लगा सकते लगाइए। आपको टीचर होमवर्क देंगे, आपको बुक्स होंगी, प्रिपेयर करिए। जब तक आपको ये ना लगे कि ये कंसेप्ट चमक चुका है, ये चैप्टर आता है मेरे को, तब तक प्रिपेयर करिए उसको। प्रिपरेशन इज अ वर्ड। फर्स्ट 2-3 मंथ्स आर द क्रूशियल मोस्ट। भैया स्कूल में क्या होता था, आखिर के 2-3 महीने मोस्ट क्रूशियल होते थे। अब यहां पे आपकी कोचिंग में पहले 2-3 महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे, क्योंकि यहीं पे आपके फंडामेंटल बनने वाले और यहीं पे डिफरेंशिएट होने वाले हैं वो बच्चे जो ट्रैक पे रहेंगे या जो ट्रैक से उतर जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले 2-3 महीने, आगे जाके बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस इस चीज को बांध लेना दिमाग में, पहले 3 महीने कुछ नहीं और सोचना, दुनिया जो मर्जी सोचे, तुम पूरा पागलों की तरह तैयार करने वाले हो, जैसे मैं बताऊंगा अभी आज इस सेशन में। तो तुम्हारा भैया आधे से ज्यादा काम वहीं पे हो जाएगा। IIT ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगा अगर पहले 3 महीने अपने आप को संभाल लोगे। देन इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग अ लॉट ऑन फ्यू डेज एंड स्टडिंग नथिंग एट ऑल फॉर फ्यू डेज। भैया ये वो समय नहीं है हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ के भैया छा जाएंगे, सब सीख लेंगे। नो, यहां पे तुम्हें डेली बेसिस पे काम करना होगा। रोज सीखोगे, रोज आके तैयार करोगे, रोज सीखोगे, रोज आके तैयार करोगे। संडे को टेस्ट भी होंगे तुम्हारे, जिसमें कि तुम्हें पता नहीं कितना सिलेबस आएगा, राइट? वो पूरे का पूरा आपको तैयार करना होगा। तो इट इज अ रेगुलर प्रेपरेशन, इट इज नॉट हाई डाउन, अप डाउन, ना अप देन स्टेटस, ऐसे ही चलता रहेगा, पढ़ते रहो। मतलब एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इट इज नॉट अबाउट अप एंड डाउन हियर।
भैया अब आता है अगला पॉइंट, प्रॉपर शेड्यूल। ये जो सब करना है इसके लिए हल्का सा आपको प्रिपरेशन में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल। भाई देखो पहले दिन से ना ये 4-5 चीजें फिक्स कर दोगे ना, बता रहा हूं चीजें बहुत पीसफुल रहने वाली है। नंबर 1, आपको 6 से 7 घंटे प्रॉपर सोना है। ये मैं आम बच्चे की बात कर रहा हूं, अगर आपकी ट्यूनिंग इससे कम में है तो वो अलग बात है, बट 6 से 7 घंटे की नीड होगी आपको सोने की। देन 3 आवर्स के आसपास मिसलेनियस काम रहेंगे दिन के आपके, अबाउट 5 to 6 आवर्स के आसपास कोचिंग रहेगी आपकी, एंड 6 to 7 आवर्स का आपको डेली सेल्फ स्टडी करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छे चले, यानी कि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से चले, प्रेपरेशन। देन अबाउट 1 आवर के आसपास आपको हेल्थ एक्टिविटी करनी होगी, रनिंग हो सकती है, कोई गेम हो सकती है, ओके, बट प्रेफरेबली आउटडोर, सो दैट इट इज लाइक सम हेल्थ एक्टिविटी। ये आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना होगा। सर्टेनली टाइम टेबल बनेगा इसमें, वो देखेंगे अभी आगे जाके बात करेंगे, बट ब्रॉडली अपने आपको बता देना है आपने कि भैया मेरे को 6 से 7 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ना होगा, एक्सेप्ट संडेज। संडेज इज योर रेस्ट डे, क्योंकि उस दिन टेस्ट होगा, आधा दिन आप रेस्ट करेंगे, मजे करेंगे। ये शेड्यूल आपको दिमाग में रखना है, मेरे को इतना पढ़ना है, कोई 10-12 घंटे नहीं पढ़ना है। पहले बता दूं, मैंने क्या बताया, अप डाउन नहीं करना। 10 घंटे पढ़ोगे तो अप डाउन होगा, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे। 6 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, एक स्टेटस मेंटेन करना, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है आपको। देन आता है आगे, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 1 खत्म हो चुका है, प्रिपरेशन के बेसिक्स सारे मैंने आपको बता दिए, इसके बाहर कुछ नहीं है। इन चीजों को दिमाग में रख लो, आपके बेसिक्स जो है प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन के, वो क्लियर है। अब आता है स्टेप 2, टोटल 4 स्टेप्स आएंगे। स्टेप 2 क्या है भैया, आपको 2 साल प्रिपेयर करना है, 1 साल नहीं। सर मतलब आपने क्लास 11 बर्बाद सर्च करो यूट्यूब पे, बेटा भरा पड़ा है, मिलियंस ऑफ व्यूज है, भरा पड़ा है, क्योंकि मोर देन 90% स्टूडेंट्स अपना 11th खराब करते हैं। तो अगर आप इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आप 11th को खराब नहीं होने देते, तो भैया आप टॉप 10% में वैसे ही आ चुके हो, क्योंकि आप इन 90 से तो आगे निकल चुके हो, क्योंकि इन्होंने अपनी 11th खराब करनी है बेटा। तो सबसे पहले तो प्रॉमिस कर दो चैट में, सर 11th नहीं खराब करेंगे, बाकी जो मर्जी हो। चैट में फटाफट लिख दो, आग लगा दो, 11th नहीं खराब करेंगे सर अपनी, बस खत्म बात। वही 5-6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ना ही नहीं बेटा, क्योंकि 10 होगा तो बाद में 0 भी आएगा, पर 5-6 ना रोज चलाया जा सकता है। 11th को खराब नहीं होने देना। कैसे नहीं होने देना, आगे आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। प्रिपरेशन के बेसिक्स बता दिए, अब उसमें पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना है, वो सब आगे बात करेंगे अभी हम। तो हमें 2 साल की प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे पहली बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा तुम्हारा पहला साल 11th का, क्योंकि उसे हमने खराब नहीं होने देना। तो उसको करने के लिए यहां पे प्रॉपर मैंने आपको 11th का एक रोड मैप बना के दिया है, किस महीने में आपको क्या क्या करना होगा। इसका तो बेटा प्रिंट आउट लेके ना अपने सामने लगा लेना, चार्ट पे, टेबल के सामने पढ़ते ना वहां लगा लेना, क्योंकि इसमें मैंने मंथ ऑन मंथ आपको बताया है किस किस महीने में आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना होगा। आओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 2 महीने जो होंगे, आप जब 11th की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, पहले 2 महीने जो होंगे आपको इन 3 पॉइंट्स पे काम करना होगा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए मेरा होमवर्क खत्म हो गया ना। जो सर ने बताया था कि कंसेप्ट क्या था, फंडामेंटल क्या था, वो मुझको अच्छे से आ चुका है। अगर नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, थोड़े सवाल और लगाओ, उस फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपके जो बिगिनिंग के चैप्टर्स हैं 11th के, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, वो बहुत बार यूज़ होने हैं। अगर आपने इसको सिंपल पढ़ के छोड़ दिया कि बाद में कभी देख लूँगा, बेटा प्रॉब्लम आएगी। देन रेगुलर स्टडी रूटीन आपको फॉलो करना होगा, यानी कि टाइम टेबल बनाइए। इंश्योर रेगुलर स्टडी रूटीन, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने का मैं सिंपल बताता हूँ फायदा क्या होता है, बस ज्यादा सोचना नहीं, बता लो, करते जाना। बहुत सारा एक्सपीरियंस बेटा, 14 साल से पढ़ा रहा हूं तो बता रहा हूं, ठीक है। टाइम टेबल का एक फायदा होता है, आप कभी भी बाहर की सिचुएशन से अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करते, आप अपनी पढ़ाई के सिस्टम से बाहर की सिचुएशंस को मैनेज करते हो। अगर मेरा कोई पढ़ाई का स्लॉट नहीं, आज 6 घंटे पढ़ूंगा, भैया दिन में काम आते जा रहे, मैं करता जा रहा हूं, पढ़ाई तो रह गई। यार बाहर जाना पड़ गया, पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, काम आ गया, यार अभी 2 घंटे पढ़ता हूँ, अभी बैठने पढ़ता हूँ, 1-2 घंटे पढ़ लिए, और फिर से काम आ गया, फिर निकल गए, यार दोस्त आकर निकल गए, क्योंकि आप बाहर के मुताबिक चीज़ों को चेंज कर रहे हो। बट अगर मेरा शेड्यूल बना हुआ है, भैया से फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 से 5 पढ़ना है, मुझे 8 से 11 पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो इस स्लॉट में मेरे को पता मैं पढ़ रहा हूँ, इस स्लॉट में कभी कुछ आएगा, भैया मैं 5 बजे फ्री होऊंगा, 5 बजे करता हूँ, खत्म। तो जब भी टाइम टेबल होता है, उसका फायदा ये होता है कि आपके काम के मुताबिक बाहर की चीजें एडजस्ट होती हैं, और वही हमें चाहिए होता है। दैट इज वाई यू नीड 1 टाइम टेबल। ओके, देन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मैंने बता दिए आपको। अब आता है, ये मैंने आपको बिगनिंग में बहुत क्लियर किया, यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट करता हूं, डोंट जस्ट स्टडी इट,
यू नीड टू प्रिपेयर इट। प्रिपेयर करना है, स्टडी नहीं करना है आपको। अब आता है नोइंग अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो भाई, आपकी 11 शुरू होगी, आपको बिगिनिंग में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दो तरह के चैप्टर होते हैं बेटा। सबसे पहली बात, वो चैप्टर जिनकी हाई वेटेज है ना, या फिर वो चैप्टर जो 12th में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, सो दैट आप ये ना बोलो सर 11th बर्बाद हो गई। ये दो तरह के चैप्टर आपको पहले से पता होने चाहिए, आपके पास लिखित में होने चाहिए, सो दैट जब भी वो चैप्टर आए आपको पता हो कि यार ये हाई वेटेज है या फिर ये चैप्टर मेरा 12th में बहुत काम आने वाला है। पहले हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करते हैं। अगर जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो ब्लू में लिखे हुए हैं ये 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और ये जो येलो में लिखे हुए हैं ये 12th के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अभी आपको ब्लू पे फोकस करना है। ओके, ये मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर्स। सिमिलरली आपके फिजिक्स में ये 5 चैप्टर हाई वेटेज है काफी, जेई मेन में पिछले 4 साल के डाटा के मुताबिक बता रहा हूं। देन केमिस्ट्री में ये आपके 6-7 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट 11th के, इनका हाई वेटेज है जेई मेन में। बट सर हमें तो एडवांस्ड की बात करनी थी, तो जेई एडवांस के हाई वेटेज बताओ। तो अब जेई एडवांस के हाई वेटेज की अगर बात करें तो जेई एडवांस में 11th के ये 4 चैप्टर हैं मैथ्स के जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज में रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज इस तरह से आ जाता है क्योंकि ये बहुत जगह यूज हो जाता है। इसके इंडिपेंडेंट सवाल अब इतने ज्यादा नहीं आते, बट इसका यूज बहुत जगह थोड़ा थोड़ा होता है, इस करके इसकी वेटेज अच्छी दिखती है। देन अगर बात करें हम फिजिक्स में, तो ये ब्लू वाले आपके 11th के चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज में रहते हैं जेई एडवांस्ड में, एंड सेम केमिस्ट्री में आपको यहां पे लिखा गया है। पर अब आती है उन चैप्टर्स की बारी। देखो मैं कोशिश करूं आपको ब्रीफ में वो सब बताता रहूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं एक एक चैप्टर का नाम यहां पे नहीं ले रहा क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेट अस यूटिलाइज टाइम फॉर डिस्कशन ओवर दैट पॉइंट जो आगे जाके डिटेलिंग हमें चाहिए होगी। ओके, चैप्टर्स के नाम आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ की चिंता न करिए, वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। अब आते हैं भैया वो चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, यानी कि भैया ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और वो चैप्टर नहीं, वो टॉपिक्स है जो मेरे को 12th में लगेंगे। 11th के पहले दिन से वो टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके जो 12th में यूज हो रहे होंगे। तो इन टॉपिक्स को तो ना जैसे ही ये पेपर सवाल मतलब क्या कहते हैं क्लास में आए आपके, भैया पागलों की तरह पढ़ो और इस पे मार्क कर लो कि इसको मुझे रिवाइज भी करना है, कम से कम ये तो रिवाइज करना है, क्योंकि ये तो मुझे 11th के एंड पे सुपर स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि 12th में काम आना है मेरे, राइट। तो वो टॉपिक जो 12th में काम आने वाले हैं ये हमें पता होने चाहिए। मैथ्स में यहां पे टॉपिक लिखे हैं मैंने, चैप्टर नहीं टॉपिक। रेंज ऑफ फंक्शन एक टॉपिक है आपके चैप्टर फंक्शंस का, स्टैंडर्ड फंक्शन एक टॉपिक है आपके फंक्शन चैप्टर का, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ये एक टॉपिक है कोनिक का। तो प्रॉपर प्रिसाइजली बता रहा हूं, ये वो टॉपिक है 11th के जो 12th के इन चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। आप देख सकते हो काफी ज्यादा चैप्टर में काम आने हैं। तो जब ये टॉपिक आएंगे ना, इनको खा जाना और याद रखना कि इसको मुझे रिवाइज करना है। 11th के एंड तक आते थे 2 से 3 बार, ताकि 12th में मुझे सुपर स्ट्रांग हो। ये सेम आपके फिजिक्स के ये वो टॉपिक है जो 12th में इन चैप्टर्स में काम आएंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप 11th पे पढ़ेंगे फिजिक्स में, बिगिनिंग में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है नॉर्मली, तो ये आपके जगह जगह काम आती रहती है, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट। देन केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में ये वो टॉपिक है जो आपके 12th में काम आते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, केमिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट जिसमें 11th का काफी मेजर चंक 12th में काम आता है। तो ये सोचना भी मत केमिस्ट्री 11th में कि थोड़ा वीक छोड़ देंगे यार, उतना मजा नहीं आता सर, मैथ फिजिक्स मजा आता है। ओके, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कॉमन नोशन होती है केमिस्ट्री सर इजी तो है बट सर मजा नहीं आता, समझ नहीं आती कुछ जगह पे ना सर, अजीब सी है सर, बोरिंग है, कि बच्चे ऐसे सोचते हैं। पर जो बच्चा अवेयर होता है उसको पता है भैया जेई मतलब मेरे को केमिस्ट्री सुपर स्ट्रांग रखनी है, अच्छी लगे ना लगे बैंड ऑफ माइंड जैसा मर्जी है साइड पे, पर भैया ये वरदान है केमिस्ट्री। तो आपको अगर जेई मेन जेई एडवांस में अच्छा रैंक लेना है तो केमिस्ट्री हैज टू बी स्ट्रांग, मतलब इसका कोई चॉइस नहीं है। स्पेशली अगर जेई एडवांस की अगर बात करें, जेई मेन में फिर भी आप फिजिक्स के सारे चल जाते क्योंकि आजकल फिजिक्स बहुत इजी आ रही है जेई मेन में, बट ओवरऑल बताऊं केमिस्ट्री आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पे रखना होगा। अब आते हैं अगले 3 महीने। ओके, पहले 2 महीने में क्या क्या करना आपको पता लग गया, इसी पे फोकस करना है आपको। क्या क्या करना 2 महीने में पता लग गया, क्या क्या रूटीन फॉलो करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको पता होने चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं आपके। ओके, अब अगले 3 महीने आपको किस चीज पे फोकस करना होगा, इंटेंसिव प्रेपरेशन।
अब ये वो टाइम आएगा जब तक आपकी ये हैबिट बन चुकी होनी चाहिए कि मैं सॉल्विंग अच्छी खासी कर लेता हूं। बिगिनिंग आप जब पढ़ने लगेंगे ना, आपसे 1 आवर में बहुत कम क्वेश्चन होंगे, कई बार तो 7-7, 8-8 भी होंगे, पर धीरे धीरे 15 क्वेश्चन होने शुरू होंगे, 18 क्वेश्चन होने शुरू होंगे, अप टू 19-20 चले जाएंगे 1 आवर में। तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो पहले 2 महीने आप वो बिल्ड कर रहे होंगे, और ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे वो 2 महीने में ये बिल्ड हो जाए, सो दैट अगले 3 महीने में मैं अपनी सॉल्विंग को बढ़ा सकूं। बिकॉज यहाँ पे आके आपके चैप्टर कुछ कवर हो चुके होंगे, आपको सॉल्विंग बढ़ानी पड़ेगी। तो सीधा सा टारगेट रख लेना, ब्रॉड बता रहा हूं, टारगेट टू सॉल्व 300 क्वेश्चंस पर वीक। आपको ये सिस्टम रख लेना है, ऐसे रख लोगे ना कभी सॉल्विंग कम हो ही नहीं पाएगी। आपको पता होगा थोड़े सवाल रह गए, भैया और कर, अभी खत्म नहीं हुआ हफ्ता, टाइम बचा है, सवाल बचे और करो। देन इससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि नॉर्मली कितने सवाल करने होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सब्जेक्ट वाइज फोकस बात करें, भैया यहाँ पे आपको ध्यान देना कि कोई सब्जेक्ट इग्नोर ना हो रहा हो। जैसे मैंने केमिस्ट्री पे खास आपको ध्यान देने को बोला। नो डाउट आप जब शुरू करेंगे ना, वैसे डिफरेंट बैंड ऑफ माइंड होते हैं, पर नॉर्मली देखा गया कि फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाती है, तो वो की बार तंग करती है। केमिस्ट्री कई बच्चे जो है वो इतना रिलेट नहीं कर पाते बिगिनिंग में, मतलब मैथ नहीं बोल रहा क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट है चलो मैथ भी टफ लगता है क्यों, बट पॉइंट इज यहां पे आके आपको समझना होगा कि अब मेरे को चीजों को थोड़ा सा ध्यान से ना बराबर चलाना है, मेरे को कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वरना मेरे बाद में ड्रीम आईआईटी को खराब करेगा। मेरे को वहां जाना है, तो मेरे को अच्छा रखना है कि इस सब्जेक्ट को खराब नहीं होने देना। रिवीजन ऑफ फर्स्ट बिगिनिंग चैप्टर, अब ये टाइम होगा जब आपको रियलाइज होगा कि 2 महीने में तुमने उतना पढ़ लिया जितना शायद तुमने पूरी 10th में नहीं पढ़ा होगा। दैट इज यू विल स्टार्ट फीलिंग भैया बहुत सारा काम होना शुरू हो गया, अबे वो क्या था, वो पहले चैप्टर पढ़ा था भूल गया। ये होगा, कॉमन है, नॉर्मल है। 2 महीने बाद आपको एक प्रोसेस शुरू कर देना है विच इज कॉल्ड रेपिटिशन एंड रिवीजन। आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है अपना प्रेपरेशन जब आप पिछले टॉपिक्स की बात करेंगे जो हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बढ़ता जाएगा और जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा चीजें भूलनी शुरू होंगी। तो रेपिटिशन विल मेक श्योर कि आपको चीजें भूले नहीं। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है, इस सिचुएशन में आके, इस स्टेज पे आके आपको हर हफ्ते में एक दिन रख लेना है, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, जिसमें आप करीबन 1.5 से 2 घंटे इसको एलोकेट कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, आज तक जितने चैप्टर पढ़ लिए ना उनके 4-5 चेक क्वेश्चन लगा रहे हो, बस नए क्वेश्चन नहीं, नोट्स वाले क्वेश्चन, डीपीपी वाले क्वेश्चन, किसी ऑर्डर में भी ना, रैंडमली लगा रहे हो। यानी कि हर हफ्ते पिछले 2-3 महीने में जो पढ़ा है आप उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देखे हुए क्वेश्चन, नए क्वेश्चन नहीं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि मुझे पुरानी चीजें याद आ रही हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन करोगे, 1-2 में अटकोगे भी तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर उठा के नहीं पढ़ने बैठ जाना, इतना टाइम नहीं होता, चीजें खराब हो जाती हैं। बस 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अटका उस टॉपिक में नजर मार ली, बस नोट्स के 4-5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यानी कि एक तीसरे महीने का पहला हफ्ता होगा, वहां मेरा जो मैथ वाला दिन आएगा रेपिटेशन का, मैं क्या करूंगा, पहले 2 महीने में यार ये 3 चैप्टर पढ़े मैथ्स के, मैंने इन तीनों चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन लगा लिए मैंने रैंडमली नोट्स में से। अगले हफ्ते फिर से इन्हीं चैप्टर में से रैंडमली 4-5 क्वेश्चन लगा लिए। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री। तो हर हफ्ते आपको ये करना है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब है कि रिपीट कर रहे हो, पुरानी चीज को रीसॉल्व कर रहे हो। इससे करीबन 30-40 डेज में आपको ये रियलाइज होना शुरू होगा कि अब मुझे कोई भूला नहीं हुआ, मुझे चीजें याद है। और मूवमेंट आपको ये फील होना शुरू हुआ, तब टाइम आएगा रिवीजन का। रिवीजन का मतलब है कि इस बार मैं रेपिटेशन नहीं करूंगा, इस चैप्टर के ना 4-5 अच्छे सवाल उठा के सॉल्व करूंगा, या 10 अच्छे सवाल उठा के सॉल्व करूंगा। सो कॉल्ड आपकी कोचिंग मटेरियल का एक्सेस 3 उठा के सॉल्व करूंगा। क्योंकि अब आप उस सिचुएशन में हैं कि इस टॉपिक से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। पहले पढ़ा था तो इतना लेवल उठा नहीं था, हाई टफ क्वेश्चन होंगे नहीं बिगिनिंग में, इट्स नॉर्मल, टेंशन नहीं लेनी। बट अब पहले पढ़ा था, 5-6 बार रेपिटेशन कर लिया, अब इस चैप्टर से पूरा फेमिलियर हूं, मुझे याद है सब कुछ, अब इसके 5-6 टफ क्वेश्चन ट्राई करना बनता है। तो धीरे धीरे यू विल सी कि आपका लेवल उठना शुरू होगा। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं जो मेरे जैसा था या है बेसिकली, ठीक है। ऐसे पढ़ना, आराम से चीजें स्मूथ हो जाती है एक टाइम के बाद। देन आगे चलते हैं। सेट टारगेट इन मॉक्स, पहले इसको मिटा दें अपनी कलाकारी को। सेट टारगेट्स इन मॉक्स एंड अचीव इट। भैया अब ये टाइम आएगा, इससे पहले मत ज्यादा टेंशन लेना, ओके। पहले 2 महीने में सिर्फ सीखने पे फोकस करना। अब ये टाइम आएगा कि अब आपको टारगेट लेने होंगे कि मुझे मॉक में अच्छे नंबर लेने हैं। वो होता है ना सिचुएशन, एक विजुअलाइज करो, क्लासेस शुरू हुई 11th की, वो कुछ पागल वाले बच्चे भी आ गए, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो 6-6 घंटे, वो पढ़ रहे हैं 10-10 घंटे, 0 घंटे, 0 घंटे, 10 घंटे।
2-3 टेस्ट में उनके अच्छे अच्छे नंबर भी आएंगे, तुम्हारे एवरेज रहेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे तुम इसको फॉलो करते रहोगे, 2-3 महीने बाद ऐसे हो जाएगा। एंड पीपल विल बी अमेज्ड कि भाई इसको क्या हो गया, ये तो 5-6 घंटे ही पढ़ रहा था, बाहर घंटा खेलता भी था मेरे साथ, नॉर्मली था, क्लास में कुछ सुपर एक्टिव भी नहीं था, एकदम से नंबर कैसे बढ़ने शुरू हो गए। बेटा वो एकदम से नहीं बढ़े, वो तुम्हारे पिछले 2-3 महीने की ना कंसिस्टेंसी से बढ़े, वो तुम्हारे एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग से बढ़े, और वो तुम्हें अचीव करना है। और वो जो फीलिंग आएगी ना बेटा, मैं कहता हूँ मुझे चैट में बोल दो सर ये फीलिंग लेनी है, लिख दो चैट में सर ये फीलिंग लेनी है। जब हम वो सो कॉल जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे करेंगे, फीलिंग लेनी है ये वाली, और ये फीलिंग तुमको 2-3 महीने बाद आएगी, देखना, बस लगे रहना जैसे बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब भैया टारगेट लेना क्या पता तो हो, टारगेट क्या लूं, तो इसके लिए मुझे टॉप IITs के कुछ कट ऑफ पता होने चाहिए, सो दैट मेरी कोचिंग में अगर एडवांस पैटर्न का टेस्ट हो रहा है मुझे पता तो हो कि मेरे जो नंबर आए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर इतने नंबर मेरे जेईई एडवांस्ड में आते तो क्या होता, मुझे कौन सा IIT मिल जाता, राइट। तो इसमें IIT बॉम्बे का थोड़ा डिटेल देखेंगे, बाकी IITs के मैं आपको फर्स्ट और लास्ट बताऊंगा। अगर टॉप 7 IITs की बात करें, सबसे पहले IIT बॉम्बे की अगर बात करें तो भैया IIT बॉम्बे में 2023-22 दोनों डाटा दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, 2023 की बात करेंगे। ऑलमोस्ट 50 to 70 रैंक के बीच में आपका CSE खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है IIT बॉम्बे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर्ती है सेकंड नंबर पे, जो कि करीबन 500 रैंक तक जाती है। देन BS इन मैथमेटिक्स, BS इन मैथमेटिक्स हो गया। दूसरा इंजीनियरिंग इन BTech क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया। ये दो काफ़ी अच्छी ब्रांचेस हैं। BS इन मैथमेटिक्स तो यहीं पे है, बट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का BTech ये और जगह पे भी है, और काफ़ी अच्छे ब्रांचेस हैं। ये जाता है यहाँ पे करीबन 1700 पे, ओके। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगेन 1700 के आसपास जाता है। करीबन आप देखेंगे कि आपको 2000 रैंक तक मोटे मोटे जो टॉप ब्रांचेस थे वो मिल जाते हैं। इंजीनियरिंग इन फिजिक्स इज अ गुड ब्रांच इन IIT बॉम्बे। उसके बाद आपके थोड़े से डिसेंट से ब्रांचेस शुरू हो जाते हैं, एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, एनर्जी, डिसेंट ब्रांचेस। एंड फाइनली करीबन 5000 के आसपास जाके आपका IIT बॉम्बे क्लोज हो जाता है। और ये सब जो होता है वो इतने मार्क्स पे होता है। कहाँ गए मार्क्स, ये रहे मार्क्स। तो आप मार्क्स से आइडिया लेंगे कि मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट में, अगर वो मेरे एडवांस में आते तो भैया मेरे को क्या मिलता है IIT बॉम्बे में, राइट। तो ये आपके रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, भैया आपके पेपर में आपको देखना होगा। सिमिलर अगर बाकी IITs की बात करें तो IIT दिल्ली जो है 118 के आसपास रैंक जब आता है तो आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है, यानी कि करीबन 280 नंबर पे आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है। सारी ब्रांचेस यहाँ दे दी गई हैं। इसकी मैं बात कर रहा था, वेरी गुड ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस अगर कोई ब्रांच है जो बहुत अच्छी कर रही है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ओके। देन चलते 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 टेक्सटाइल पे आकर करीबन 6500 रैंक पे IIT दिल्ली क्लोज होता है, जो कि करीबन 140 आउट ऑफ 360 पे मिल जाता है आपको। यहाँ से आपको एक फेयर आइडिया भी लग रहा होगा कि इतने मार्क्स पे यार IIT मिल जाता है मेरे को। देन IIT मद्रास की बात करें, 148 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज होता है। करते करते लास्ट ब्रांच जो है करीबन 11000 तक चली जाती है। 120 मार्क्स पे आपकी IIT मद्रास में एंट्री हो जाएगी और 276 to 280 के आसपास आपको टॉप ब्रांच मिल जाती है। देन IIT कानपुर की अगर बात करें, कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक करीबन 240 पे क्लोज होता है, जो कि करीबन 250 से 260 मार्क्स पे आता है। एंड लास्ट ब्रांच अगर बात करें तो करते करते अगेन 11000 के आसपास जाके ये क्लोज होता है, करीबन 120 मार्क्स के आसपास आउट ऑफ 360। 33% पे आपकी एंट्री हो जाती है। 50% के आसपास आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है। 66 पे टॉप ब्रांच मिल जाती है और 70 के 65-66 पे CSE मिल जाता है। या ऐसा एक ब्रीफ अपने दिमाग में रख सकते हो। IIT खड़गपुर की अगर बात करें, अगेन 279 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज होता है और लास्ट ब्रांच 5800 के आसपास क्लोज हो जाता है। कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। एक IIT का आपको मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक का वो दिखा रहा हूं कि आपको रेंज पता हो। IIT बॉम्बे हमने कंप्लीट देखा, इसकी रेंज देख लीजिए। उसके बाद बात आती है हम किसकी, अच्छा यहाँ IIT, ये कौन सा था, IIT खड़गपुर। हाँ जी, यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ तक जाता है। BS इन अप्लाइड जियोलॉजी में 111 नंबर पे सीट मिल गई थी 14000 रैंक पे। नाउ IIT रुड़की की अगर बात करें, 400 के आसपास कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है ऑल इंडिया रैंक पे और करीबन 8500 के आसपास लास्ट ब्रांच क्लोज हो जाती है आपकी IIT रुड़की में। देन IIT गुवाहाटी की बात करें,
650 रैंक जो कि करीबन 235 मार्क्स पे आता है, उस पर कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है। और लास्ट अगर ब्रांच की बात करें करीबन 10,000 पे जाती है, जो कि 123 मार्क्स के आसपास बना था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब आपको ये फिर आइडिया लग गया कि आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको मार्क्स का आइडिया होना चाहिए। सर थोड़ा जेईई मेन का भी बता दो, हमारी कोचिंग में जेईई मेन के भी तो मॉक टेस्ट होंगे। तो देखो यार, प्राइमरीली ये आईआईटी का सेशन है तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। रफ आइडिया मैं मेन का आपको दे देता हूँ। अगर आपके मेन के मॉक टेस्ट में ऑन एन एवरेज 200 के करीब नंबर आ रहे हैं तो आप लेके चलिए टॉप कॉलेज आपको मिल रहे हैं। 230 240 आ रहे हैं तो टॉप कॉलेज में सीएससी मिल रहा है, ये आप लेके चलिए। 150 से नीचे आ गए हैं तो यू आर इन अ लिटिल बैड सिचुएशन, अब आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, इवन लास्ट ब्रांचेस भी नहीं मिलेंगी उनमें। तो ये आप ब्रीफ आइडिया रख सकते हैं। रेस्ट आजकल गेम थोड़ा परसेंटाइल बेस्ड है, कुछ पेपर इजी आते कुछ टफ आते, तो वेरिएशन चलता है। बट इन योर कोचिंग आप ये अपने दिमाग में रख सकते हैं। 150 से नीचे आ रहे हैं जेईई मेन मॉक टेस्ट में, थोड़ी मेहनत करनी है बेटा। 150 से 180 आ रहे हैं, गुड, कीप इट अप। 180 से 200 210 आ रहे हैं बेटा, टॉप कॉलेज मिल रहे हैं आपको सारे। 230 240 से ऊपर आ रहे हैं, मेरे को टॉप कॉलेज में सीएससी मिल रहा है। बस ये स्टेटमेंट लिख लो अपने पास। अब अगले 3 महीने की बात करते हैं। भैया पहले 5 महीने हो चुके हैं, अगले 3 महीने ये आ गए। ये टाइम होगा आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि यहां तक आते आते आप में वो मैच्योरिटी आ चुकी होगी कि आपको पढ़ना आ जाएगा, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे होंगे, आपकी रेगुलरिटी होगी, बट दैट डजंट मीन कि आपके वीक एरियाज नहीं होंगे। अब ये सेकेंड हाफ ऑफ प्रेपरेशन है, जहां पे आपको वीक एरिया अपने आइडेंटिफाई करने होंगे। सो यहाँ पे आके आपको अपना स्टडी टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर नॉर्मली 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको 7.5 8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब आप वीक एरियाज को उठाकर उनको ऊपर लेके आओगे, उनको कवर करोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, एक्स्ट्रा टाइम दोगे पुराने टॉपिक्स को, क्योंकि वो थोड़े वीक रह गए इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। ये वो टाइम होगा, इस समय उठाना है उसको। देन सिलेबस की डेडलाइन को मीट करना बहुत जरूरी होता है। 11th में क्या होता है, कुछ भी हो जाए अपना सिलेबस ना टाइम पे खत्म कर लो। वैसे 12th में भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस का टाइम पे खत्म होना विल एंश्योर कि आपके पास एंड में टाइम बचेगा इन चीजों को दोबारा देखने का। अगर आपका सिलेबस डिले हो गया तो एंड में टाइम नहीं मिलता, और क्योंकि 11th बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो अगर आप उसका एंड में जाकर प्रॉपर कंपाइलेशन ना करो तो लगता है कि थोड़ा बिखर गया है, राइट। तो मेक श्योर कि आप अपनी डेडलाइंस को कवर करें। और सॉरी, मैंने ये यहाँ पे गलती होगी, माय बैड। मैं भी कहूँ इसके बाद एकदम से वो कैसे आया। अगले 3 महीने था ये अब आगे लास्ट 3 मंथ्स। ये जो 3 मंथ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वीक एरियाज पे काम करना है अपने, ओके। बाकी जो रेगुलर चल रहा है चलने दो, 1-1.5 घंटा इसके लिए ऐड कर देना है आपने। आखिरी 3 महीने आ गए अब, हाँ 8 से 11वां महीना आ गया, बिल्कुल। तो आखिर 3 महीने में टाइम होता है कि बेटा जी अब डेडलाइन को मीट करिए और फोकस करिए कि बैकलॉग कोई ना रह जाए, क्योंकि मुझे 90% में नहीं आना, ऊपर के 10% में आना है। 11th वेस्टेड नहीं लिखना है, 11th बर्बाद नहीं लिखना है मेरे को। तो अगर भूल भले के कोई गलती हो गई थी कुछ समय में, क्योंकि भैया पूरा साल है, बीच में गिरोगे भी 1-2 बार, नहीं गिरोगे तो उठने कैसे आएगा, तो गिरोगे भी, इट्स ओके। बट अब वो समय है कि जहां गिरे थे ना उसको अब कवर कर लो। 12th में जाने से पहले कवर करो। तो आखिर के 3 महीने जो होंगे 11th में आपके, ये वो टाइम होगा कि आप अपने बैकलॉग पे फोकस करोगे। बार बार बीच में नहीं करते रहना, बार बार, ओके। जो चीज बैकलॉग का मतलब कि ये छूट ही गई, की ही नहीं, मिस ही हो गई, इसकी सॉल्विंग ही नहीं की, बीमार पड़ गए थे, रह गया था, मिस हो गया था, दैट इज बैकलॉग। जो किया ही नहीं, जो आता ही नहीं है, इसको यहां उठाना है, ओके। और मेक श्योर करें कि आपकी डेडलाइन मीट हो सिलेबस की। अगर आपकी कोचिंग में चीजें डिले हो रही हैं, भाई आप आजकल बहुत रिसोर्सेज है ना, यूट्यूब पढ़ सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 6-7 हज़ार में मिल जाता है सब्सक्रिप्शन, लेके रख लो अपने पास, रख लो ना। मतलब बता रहा हूँ, देखो मैं तो प्रेफर करो कि कोचिंग ही आप ऑनलाइन ले लो। आजकल 6-7 हज़ार में पूरी कोचिंग मिलती है आपको, राइट। अनअकैडमी में इस समय करीबन 6,500-7,000 में पूरे साल की कोचिंग मिल जाती है आपको, प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, राइट। और अगर कहीं कोचिंग ले ली है तो इसको लेके रख लो, सो दैट अगर वहां पे कभी समझ ना आए, गिर जाओ, मिस हो जाए, यहां से कवर कर लिया, ओके। ऐसे रिसोर्स 1-2 आपको अपने पास रखने ही चाहिए, ओके। नाउ डेडलाइन को मीट करिए कुछ भी करके, वही अगर वहां लेट हो रहा है तो यहां से कवर करो, ओके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 11th कि 11th का फुल स्टॉप जो लगा रहे हो ना, वो अच्छी जगह, सही जगह पे लगना चाहिए प्रॉपरली। नाउ ये मैं आपको बता दिया, टाइम पे खत्म करना है आपको चीजों को। अब आता है स्टेप 3। पहले 2 स्टेप खत्म हो चुके हैं, अब आता है स्टेप 3, सबसे एक ऐसा सिंपल सा प्यारा सा पॉइंट जो एक एवरेज को टॉपर बनाता है। ये वो पॉइंट है जो बच्चे नॉर्मली एवरेज से टॉपर बनते हैं ना, वो यूज करते हैं, और ये वही यूज कर पाते हैं जिनको पहले दिन से पता होता है 11th में, बाकी फिर डगमगा जाते हैं। एक पॉइंट बोलूंगा,
अंडररेटेड लग सकता है तुम्हें, अपने पास में बेटा बांध के रख लेना। नेवर एवर ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन फर्स्ट को, नेवर ट्राई टू डू एवरीथिंग इन फर्स्ट को। 11th में आके चीज़ें बहुत बढ़ेंगी और तुम्हें बिगिनिंग में ना मोटिवेशन के वो भी आएंगे, क्या कहते हैं, उबाल भी आएंगे बीच बीच में, लगेगा सब कर दूंगा आज। नहीं, डोंट डू दैट। जो तुमने 11th के फर्स्ट डे पे 15 घंटे भी पढ़ा होगा ना, एक चैप्टर 15 घंटे लगा के तैयार किया, सर सारे क्वेश्चन कर डाले, 11th के एंड पे जाके उसका 1% भी याद नहीं रहेगा। तो की इज़ नॉट कि आज सब कर दूंगा, की इज़ आज जो करना है वो करूंगा। इसी चीज़ को कुछ टाइम बाद रिपीट करूंगा, कुछ टाइम बाद रिपीट करूंगा, कुछ टाइम बाद रिवाइज करूंगा हायर लेवल पे। दैट इज़ द की। तो आज 15 घंटे सॉल्विंग करने से अच्छा है कि एक चैप्टर को आज 15 घंटे सॉल्व नहीं करना, आज लगाएंगे जो 3-4 घंटे हैं, 2 घंटे बाद में लगाएंगे, 2 घंटे फिर कभी लगाएंगे और 2 घंटे फिर कभी लगाएंगे। दैट इज़ द वे। नेवर एवर ट्राई टू डू एवरीथिंग इन फर्स्ट को। भैया इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर चलते रहोगे ना, जैसे बता रहा हूँ, तुम धीरे 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 इसको क्रॉस करोगे, और जब क्रॉस करोगे ना, दैट विल बी द डे जब तुम अप्रिशिएट करोगे अपने आप को। जस्ट बी पेशेंट, यू विल बिकम अ टॉपर। नाउ क्लास 12 का रोड मैप आएगा। देखो अब क्या है, सारे स्टेप खत्म हो गए, 11 खत्म हो गई, चीज़ें पढ़ ली कैसे करनी है। अब क्लास 12 को कैसे करना है, उसके मेन मंथ कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं, राइट। अब उसके बारे में बताता हूँ, और उसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। जो 11th का पूरा रोड मैप बताया, उसी चीज़ को आप अच्छे से अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से भी कवर कर सकते हो। क्लास 11th का ही बैच लॉन्च हो रहा है, 7,000 आपको पे करना है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन मतलब आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। बट मेरा सजेशन क्या है, जो बैच 22 मई को शुरू हो रहा है, उसमें हम सारे टीचर्स आपको पूरा 11th पढ़ाने वाले हैं, एंड टू एंड, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। और जैसे मैंने बताया, उसी फिलॉसफी को मेंटेन करते हुए टाइम पे आपको गाइड भी, मेंटोर भी किया जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, केवल बच्चा भूल जाता है, उसको याद दिलाने पड़ते हैं, एहसास दिलाना पड़ता है कि तूने ये करना था, राइट। तो इस बैच में वो एंड टू एंड आपको करवाया जाएगा, जो आपको समझा भी रहा हूँ, राइट। तो आप 7,000 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 6,999 का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी के अभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि ये प्राइस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, ये जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, यू मस्ट बी नोइंग कि पहले ये बहुत महंगा था, फिर आपके लिए इसको सस्ता किया गया और अभी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि और बढ़े, जस्ट टेक इट, कीप इट विद योरसेल्फ, और इस सब्सक्रिप्शन में जाके इस बैच को एनरोल कर लीजिएगा। इस बैच का नाम है निम्बस रीलोडेड। ओके, इस बैच में एनरोल करिएगा। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एक बैच नहीं, पूरा सब्सक्रिप्शन। और एक सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे 11th के, 12th के, ड्रॉपर के बैचेस चल रहे होते हैं। आपके पास हर एक बैच का एक्सेस है, यानी कि आप किसी मर्जी बैच में क्लास लगा सकते हैं। पर आप ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा ही मतलब ओवरवेल्म्ड मत हो जाना। 22 मई को जो क्लास 11 का बैच शुरू होगा, नया वाला, पुराने भी चल रहे हैं, उसमें क्लासेस लगा के देख सकते हो आप तब तक। पर 22 को इस बैच में एनरोल कर लेना और यहाँ से प्रॉपर अपनी तैयारी शुरू करना। नाउ क्लास 12 के रोड मैप की बात करूं, तो जो पॉइंट मैंने 11th में दिए थे, यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपको PDF में आपने मिल जाएगा, और इन पॉइंट्स को समझने का तरीका आपको पता है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या, किस पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो 12th में कब कब क्या करना होगा, इसमें सब आपको दिख गया है। तो अगर आप 11th का ध्यान रखते हैं, 12th में इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, आपको IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने इस पूरे सेशन में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, पागलों की तरह पहले दिन से पागल हो जाओ, दिन रात एक कर दो, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 6 से 7 घंटे पढ़िए, बट तरीके से पढ़िए जैसे मैंने कहा है। किस महीने में किस चीज़ पे फोकस करना है, उसका ध्यान रखिए। पहले दिन से सब कुछ फोकस नहीं करना होता, वो होगा ही नहीं। करोगे तो 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा बेटा वो। तो बस जैसे बताया ना, वैसे कर लेना। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे हम थोड़ा और भी आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, आपको इंटीमेशन दे पाएंगे। तो इस PDF को अपने रख लेना, अपने टेबल पे या सामने वॉल पे चार्ट लगा लेना कि मेरे क्या क्या टाइम लाइन्स है, किस किस महीने पे किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है। एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू योर ड्रीम IIT। विद दैट इट्स टाइम से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू वेरी मच। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा।
हो सके तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त या उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करना जो आप ही की तरह अभी नए नए 11th में आए हैं और आप उनकी केयर करते हैं और आप मिल के पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एक हेल्दी कंपटीशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तुम लाइक करते हो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चा कुछ सीखा, उसने अप्रिशिएट किया, इससे आप में ह्यूमिलिटी आती है, राइट, एंड इट शोज़ कि आप रिस्पेक्ट करते हो। और सीखने के लिए सबसे पहले टीचर का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सीखोगे, राइट। लव यू ऑल वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सीखते रहो, मजे करते रहो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड नेवर एवर मिस अ चांस टू हेल्प एनीबडी विद इन योर कैपेसिटी। एटलीस्ट अकेडमिकली तो हेल्प कर ही सकते हो, राइट। बाय बाय।